राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक तांत्रिक और उसकी कोठड़ी के रहस्य की कहानी। जब लड़की ने पर्दा उठाया अनोखे रिवाज से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति 01 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम कविता है। मैं एक गांव में रहती थी। हमारे गांव में एक बड़ा ही अजीब रिवाज था। हमारी जात धोबी थी। मेरे पिताजी धोबी का काम करते थे। और अगर हमारे गांव की अनोखी रिवाज यह थी, अगर शादी के बाद किसी लड़की को जो 5 महीने तक गर्भ नहीं ठहरता तो उसे एक तांत्रिक बाबा की कुटिया में 5 दिन के लिए भेज दिया जाता था। और जब वह बाहर आती तो वह गर्भवती हो जाती थी। मुझे यह बात सुनकर बहुत अजीब लगता था। मेरी भाभी को भी उस कोठड़ी में भेजा गया था और वो भी जो गर्भवती हो गई थी। यह बात मुझे बड़ी अजीब लगती थी और बहुत हैरान करने वाली थी। जब मैंने अपनी भाभी से उसके बारे में पूछा तो मेरी भाभी ने यह राज बताने से पहले तो मना कर दिया। फिर भाभी के चेहरे के भाव बदल गए, बल्कि उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। वह रोते हुए कहने लगी थी, तुम अभी छोटी हो, इसलिए इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। और रोते हुए भाभी बताने लगी कि भगवान किसी लड़की पर ऐसा जुल्म सितम ना करे जैसा हमारे गांव की लड़कियों पर किया जाता है। मैं अपनी भाभी की बातें सुनते ही डर गई थी। लेकिन जब 6 साल के बाद मेरी शादी हुई तो मुझे भी तांत्रिक बाबा की कोठड़ी में भेज दिया गया था। लेकिन जो बात मुझे पता चली उसके बाद तो मेरे पैरों तलों से जो जमीन खिसक गई थी। मेरा नाम कविता था, लेकिन मुझे मेरी फैमिली में प्यार से सब कम्मो बुलाते थे। किसी ने भी मुझे कभी कविता के नाम से नहीं बुलाया था, क्योंकि यह नाम मेरी दादी ने रखा था। मेरी दादी मुझे प्यार से कम्मो बुलाया करती थी। उसके बाद से ही घर के सभी लोग मुझे कम्मो कहकर बुलाने लगे। मैं अपने परिवार की जो सबसे छोटी बेटी थी, इसलिए मेरे घर के सभी लोग मुझे बड़ा लाड किया करते थे। मुझसे बड़े मेरे 2 भाई और एक बहन थी। मेरे पिताजी की अपनी एक लॉन्ड्री की दुकान थी। हमारा परिवार गांव में ही रहता था और वहां पर काफी सारे लोग ऐसे थे जो धोबी से ही कपड़े धुलवाया करते थे। और या यह कह लो कि हम धोबी थे और मेरे पिताजी धोबी के काम करते थे। जैसे जैसे मैं जवान होती गई मुझे आइडिया हुआ कि हमारे गांव में कुछ रिवाज बहुत अजीब से हैं, जिनको लोग मानते भी हैं और उन पर ध्यान भी दिया जाता है। हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का कोई रिवाज नहीं था, बल्कि उनका जन्म होते ही उनके लिए दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता था और उनकी शादी के बारे में पहले से ही सोच विचार कर लिए जाते थे कि जैसे ही लड़की जो जवानी की दहलीज पर पहुंचती तो उसकी शादी भी कर दी जाती थी और शादी भी अपने ही गांव में की जाती थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी लड़की की शादी हमारे गांव से बाहर की गई हो। अगर लड़की हमारे गांव की होती तो उसकी शादी हमारे गांव के लड़के के साथ ही की जाती थी। मुझे याद है जब मैं 12 साल की थी तब गांव में एक हंगामा हुआ था। गांव में एक लड़की ने दूसरे गांव के लड़के से शादी करने की बात कही थी, लेकिन उस लड़की की बात पर कोई भी राजी नहीं हुआ था। लड़की भी जो अपने परिवार के आगे बुरी तरह से गिड़गिड़ा रही थी, यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को रिश्ता लेकर भी हमारे गांव भेज दिया था। और वह लड़का कहता था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मेरी शादी इस लड़की के साथ कर दो। मगर गांव के सरपंच ने हाथ उठाकर मना कर दिया था। अगर वहां शादी हो गई तो पूरा गांव मुसीबत में आ जाएगा। लड़का काफी समझाने पर भी नहीं समझ रहा था। फिर उसके घर वालों ने उस लड़के को अपने घर के कमरे में बंद कर दिया था और उसको कैद कर दिया था। वह लड़का काफी दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला था। कुछ दिनों बाद पता चला कि लड़के ने अपने कमरे में ही पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, इसलिए इन बातों को इतनी गहराई से नहीं जानती थी।
और ना ही अपने गांव की इन रिवाजों के बारे में कुछ जानती थी। बस मैं चौथी क्लास तक पढ़ी थी। मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर मेरे पिताजी ने मना कर दिया था। चौथी क्लास तक भी बड़ी जिद से जो मैं पढ़ी थी। मेरे परिवार वाले तो मेरा स्कूल में एडमिशन ही नहीं कराना चाहते थे। मैं आगे पढ़ने की जिद करती तो मेरे पिताजी कहते, बस यहीं तक बहुत है, हमारे गांव में यह सब नहीं चलता। उस समय मैं बहुत रोई थी, बहुत तड़फी थी, मगर मेरे पिता पर उस बात का कोई असर नहीं पड़ा था। मुझे मेरी एक सहेली ने बताया कि जब सब गांव वाले हमारे गांव के जो प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को बहुत मानते हैं, तुम तांत्रिक बाबा के पास जाकर उनसे सिफारिश करवाओगी तो तुम्हारे पिताजी जरूर मान जाएंगे। ऐसे ही एक दिन मेरे सब घर वाले कहीं गए हुए थे, इसलिए मैं चुपचाप अपने घर से बाहर निकल आई और मैंने आज से पहले कभी तांत्रिक बाबा को देखा नहीं था। बस इतना जानती थी कि वही पूरे गांव और गांव के लोगों पर अपना राज चलाते हैं और सब लोग उनकी बातों को मानते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी सिफारिश मेरे पिताजी से करेंगे तो मुझे आगे पढ़ने के लिए मेरे पिताजी मान जाएंगे। रास्ते में एक छोटा सा घर आता था। जैसे ही मैं इस घर के आगे से गुजरी, घर की खिड़की से एक लड़की झांक रही थी। उसने मुझे खिड़की से आवाज लगाई और उसने मुझे अपने घर के अंदर बुला लिया। वो मुझसे पूछने लगी, इतनी तेज धूप में कहाँ जा रही हो? तो मैंने उसे सारी बात बताई और कहा, मैं तांत्रिक बाबा के पास जा रही हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उस लड़की ने मुझसे कहा, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम मुझसे पढ़ती हो। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए एक टीचर मिल गई थी जो मुझे पढ़ाती। उसका नाम अनीता था। जब दोपहर को मेरे घर वाले सोने के लिए लेट जाते तो मैं अनीता मैडम से पढ़ने के लिए आ जाती थी और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए किताबें और कॉपियां दी थी। अनीता मैम को देखकर लगता था कि वो बहुत ही पढ़ी लिखी हैं और अपने घर में शायद अकेली रहती हैं, क्योंकि मैंने उनके घर में उनके अलावा कभी किसी को नहीं देखा था। अनीता मैम के पहनने के कपड़े भी गांव की और लड़कियों से काफी अलग होते थे। गांव की सारी औरतें पुरानी साड़ियां पहनती थीं, लेकिन अनीता मैम अच्छे अच्छे सूट पहना करती थीं और अनीता मैम का जो गेटअप था वह भी बहुत ही अच्छा था। वो बोलती थी तो मेरा मन करता कि मैं उनको सुनती चली जाऊं। उनका स्टाइल, उनका गेटअप मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। पूरे 6 साल तक मैं अनीता मैम के पास चोरी चुपके पढ़ने के लिए जाती रही। अगर मेरे घर में किसी को मुझ पर शक भी होता तो मैं अपनी सहेली के घर का बहाना बनाकर अनीता मैम के घर पढ़ने के लिए आ जाती थी। अनीता मैम ने मेरा 9वीं और 10वीं का एग्जाम भी दिलवा दिए थे। मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका था। अनीता मैम ने मुझे खुद ही स्कूल ले जाकर मेरे पेपर दिलवाए थे। मेरी माँ को और मेरी बहन को इस बारे में पता था, लेकिन मेरी वजह से वो सब चुप रहीं। उन्होंने इस बारे में घर में किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे पिताजी और दोनों भाइयों ने तुम्हारे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। वैसे भी अब तुम्हारे भैया की शादी होने वाली है, इसलिए तुम अपने भैया की शादी की तैयारियों में बिजी हो जाओ। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं चाहती हूँ भैया की शादी में अनीता मैम को भी बुलाया जाए। इस बात को सुनकर मेरी माँ अचानक ही घबरा गई और कहने लगी, खबरदार किसी को बताना भी मत कि तुम उस अनीता को जानती हो। इस गांव में सभी लोगों ने उसके साथ सारे संबंध खत्म कर रखे हैं। मैं यह सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, मगर ऐसा क्यों माँ? माँ कहने लगी, क्योंकि एक दिन उसने तांत्रिक बाबा के साथ बहुत बदतमीजी की थी। ये तांत्रिक बाबा वही था जिसको गांव के सारे लोग बहुत इज्जत दिया करते थे और उसका बहुत मान सम्मान किया करते थे। तांत्रिक बाबा को ही गांव का सरपंच भी बना दिया गया था। उस दिन मुझे पहली बार अपने गांव की अजीबोगरीब रस्म रिवाज के बारे में पता चला था कि जो लड़की शादी के 5 महीने तक
प्रेग्नेंट नहीं होती है उसे तांत्रिक बाबा के पास 5 दिन रहने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर उसका इलाज किया जाता है और वह लड़की फिर गर्भवती हो जाती है। अनीता मैम बाकी लड़कियों से काफी अलग थी। वो पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए शादी के बाद जब वह गर्भ से नहीं हुई तो उन्होंने तांत्रिक बाबा के पास जाने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में उनके सारे परिवार वालों ने और उनके ससुराल वालों ने उनसे सारे संबंध खत्म कर दिए थे और उनको उस घर में बंद कर दिया था। यह सब मुझे पहली बार पता चला था और ये रिवाज सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। फिलहाल मेरे बड़े भैया की शादी और मेरी बहन की शादी एक ही दिन हो गई थी। शादी होने के बाद मेरी बहन अपने ससुराल चली गई और भाभी हमारे घर आ गई। वो हमारे गांव में ही रहती थी, इसलिए मैं भाभी को पहले से जानती थी। भाभी के घर आने से मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी बहन की भी विदाई हो गई थी, इसलिए मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। मगर भाभी घर में आते ही मेरी दोस्त बन गई। उसके साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी और समझदार थी और बहुत सुशील और संस्कारी भी थी। वह सारा का सारा काम करती, सारा दिन भगवान की पूजा में गुजार दिया करती थी। उनसे वो पूछती तो वह कहती कि प्रार्थना किया करो, भगवान मुझे जल्द से जल्द जो औलाद दे दे, इसलिए मैं भगवान के से प्रार्थना करती हूँ। अगर मैं 5 महीने तक गर्भवती नहीं हुई तो मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। मेरे बड़े भैया और मेरी बहन की शादी एक दिन हुई थी और शादी के तीसरे महीने ही मेरी बहन गर्भ से हो गई थी, मगर मेरी भाभी की गोद अभी तक सूनी थी। मैंने अपनी भाभी को समझाया और कहा, आप उदास क्यों हो रही हैं भाभी, आप इस बारे में भैया से कहो, हो सकता है वह आपका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा दे, इसके बाद आप भी प्रेग्नेंट हो जाओगी। भाभी कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर किसी का इलाज नहीं करवाया जाता, यहाँ सिर्फ तांत्रिक बाबा से ही इलाज करवाया जाता है। लेकिन मैं तांत्रिक बाबा के पास नहीं जाना चाहती, मेरी भाभी ने कहा। बस तुम मेरे लिए प्रार्थना करो दीदी। मेरी भाभी की शादी को 4 महीने हो गए थे तो गांव की औरतों ने हमारे घर आकर मेरी माँ को राय देना शुरू कर दिया, तुम अपनी बहू को तांत्रिक बाबा के पास लेकर चलो। मेरी भाभी बहुत डर गई थी और सारा का सारा दिन रोती रहती थी। मेरी भाभी की शादी को अब 5 महीने पूरे हो चुके थे। जब भाभी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो गांव के रिवाज के मुताबिक कुछ औरतें उनको लेने आ गईं। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, जब भाभी तांत्रिक बाबा के पास नहीं जाना चाहती तो उनके साथ जबरदस्ती मत करो। मेरी माँ कहने लगी, बेटी तुम अभी छोटी हो, इसलिए इन बातों में मत पड़ो। अगर यह तांत्रिक बाबा के पास नहीं गई तो तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी को तलाक देकर घर से निकाल देंगे। तलाक का नाम सुनकर मेरी भाभी घबरा गई थी और बुरी तरह से डर गई थी। उसके बाद भाभी रोते हुए तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। भाभी जाते टाइम पर मुझसे गले मिलते हुए गई थी। मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी और परेशानी हो रही थी। सिर्फ 5 दिन की ही तो बात है, ना जाने भाभी इतना क्यों डर रही है। मुझे वैसे भी यकीन नहीं था कि किसी तांत्रिक बाबा के इलाज से किसी के यहाँ बच्चा भी पैदा हो सकता है। मैंने अगर अनीता मैम से शिक्षा हासिल ना की होती तो शायद मैं भी इन बेतुकी बातों का शिकार हो गई होती। अनीता मैम की दी हुई शिक्षा मुझे अच्छी तरह से याद थी। संतान देना और ना देना सिर्फ भगवान के हाथ में है, तो फिर यह बाबा क्या करता था। भाभी को गए हुए अभी 2 दिन गुजर गए थे। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। एक दिन मैं चोरी चुपके घर से निकल गई ताकि जाकर भाभी का हाल चाल मालूम कर सकूं। वह तांत्रिक बाबा गांव के सबसे आखिरी कोने पर रहता था। मैं अपना मुंह छिपाकर वहां से चली गई थी। वह एक बड़ी सी कोठड़ी थी जिसके आसपास काफी सारे छोटे छोटे कमरे भी बने हुए थे। उन कमरों में काफी सारी औरतें मौजूद थीं। मैं हर कमरे में खुली हुई खिड़की के पास जाकर भाभी को ढूंढ रही थी। आखिर 3-4 कमरों के बाद एक कमरा आया था जिसकी खिड़की खुली हुई थी। वहां से मुझे अपनी भाभी नजर आ गई थी। वो जमीन पर बैठी हुई थी। मैंने उनको आवाज दी तो मेरी भाभी मुझे देखकर चौंक गई थी और कहने लगी, दीदी तुम यहाँ क्यों आई हो?
जाओ यहाँ से, मैं 2 दिन के बाद खुद आ जाऊंगी। मैंने कुछ पूछना चाहा तो भाभी ने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों में आंसू थे और वो कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता है दीदी, यहाँ से चली जाओ, भगवान के लिए चली जाओ। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। वह मुझे कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। भाभी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें देख ले। मैं भाभी के कहने से घर लौट आई थी। पूरे 5 दिन हुए तो मेरी माँ और भैया जाकर भाभी को घर ले आए थे। भाभी बहुत बुरी हालत में लग रही थी। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी पड़ गए थे और वह पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी। मैंने कहा, माँ ये भाभी को क्या हुआ है? मेरी माँ कहने लगी, तू चुप कर, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी भाभी को। तुमसे कितनी बार कहा है बड़ों के बीच में मत बोला करो, अभी तुम छोटी हो। माँ ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया था। माँ कहने लगी, बाबा के इलाज की वजह से ऐसा हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने माँ के ऐसा कहने पर अफसोस से सिर हिला दिया था और अपने दिल में सोचने लगी, कहीं ऐसा भी होता है कि बाबा के इलाज से भाभी प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन मैं हैरान तो तब हुई जब 1 महीना गुजर गया था और उसके बाद खबर मिली कि भाभी प्रेग्नेंट है। माँ और भैया की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सारे गांव में मिठाइयां बांट रहे थे और खूब खुशियां मना रहे थे। मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। यह सब कुछ मेरी सोच से भी ऊपर था। मैंने भाभी से पूछा, भाभी इस सब का क्या राज है? ऐसे कैसे हो गया? आखिर वह तांत्रिक बाबा औरतों के साथ ऐसा क्या करता है कि औरत इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है? और आप भी प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा कैसे हुआ? बताओ ना भाभी, वहां उसकी कोठरी में आपके साथ क्या हुआ? मेरी यह बात सुनकर मेरी भाभी के चेहरे के भाव बदल गए थे। वो अपनी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, दीदी मुझसे यह सब मत पूछो। मैंने भाभी से बहुत जिद की तो भाभी ने बस इतना ही कहा, दीदी तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकती, तुम बस इतना समझ लो, वहां पर जो ये रिवाज है ये बहुत ही गलत है। मुझसे जैसी लड़कियों की जिंदगी वहां पर बर्बाद की जाती है। भगवान किसी भी लड़की पर ऐसा जुल्म ना करे जो हमारे गांव की लड़कियों पर होता है। मैं भी भाभी की बातें सुनकर डर गई थी। आखिर ऐसा क्या जुल्म होता है? भाभी ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उस दिन के बाद हमेशा मैंने भाभी को उदासी देखा था। 9 महीने पूरे होने के बाद भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया था। भाभी की बेटी देखने में बिल्कुल भाभी पर गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, संतान के लिए मन्नतें और प्रार्थना करने वाली भाभी की जब अपनी संतान हो गई तो वह उसे देखती तक नहीं थी। लगता ही नहीं था कि वह उनकी बेटी है। वह तो उससे सदा बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। मेरी माँ ही उस बच्ची को संभालती थी। मैं कई बार भाभी से कहती कि भाभी अपनी बेटी का ध्यान रखा करो, आपकी बेटी को हम क्यों संभालें, हमसे ज्यादा यह आपकी बेटी है। मगर वो शायद दिमाग की मरीज बन चुकी थी। हंसकर कहती थी, उसे वहीं उस कोठड़ी पर छोड़ आओ, मैं क्यों उसे हाथ लगाऊं, मैं तो गंदी हो गई हूं, मेरे साथ गंदा काम किया गया है। पता नहीं क्यों, मगर यही लगता था जब से भाभी उस तांत्रिक बाबा के पास गई है तब से वह बहुत अजीब सी हो गई है। मुझे भाभी की हालत के बाद जो भाभी पर तरस आने लगा था, वह हमेशा खोई खोई सी रहती थी और अब तो बिल्कुल अपने होशो हवास खोने लगी थी। माँ रोज परेशान होकर यही कहती, इसे ठीक करने के लिए एक बार फिर से तांत्रिक बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। एक दिन जब भाभी के सामने यह बात हुई तो उन्होंने दोबारा से तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा। यह बात सुनकर पूरी तरह से वो डर गई और कहने लगी, नहीं, मुझे दोबारा उनके पास नहीं जाना है। वो डर की वजह से खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी और वह ठीक भी हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ बड़े गर्व के साथ लोगों से कहती, देखा, बस तांत्रिक बाबा का नाम लिया और हमारी बहू ठीक हो गई। इससे में जो बढ़कर और चमत्कार का सबूत क्या होगा? तांत्रिक बाबा तो बड़े चमत्कारी हैं, मगर मेरा जो मन था वह मानने को तैयार नहीं था। मैंने 1-2 बार फिर से भाभी से पूछा, भाभी तांत्रिक बाबा ने किस तरह से आपका इलाज किया है?
मगर भाभी हंस देती थी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा जब तुम्हारी शादी होगी। मैं भाभी की हालत देखकर सोचती रहती कि भगवान ना करे मुझे उस तांत्रिक के पास जाना पड़े। इसी तरह से 2-3 साल और गुजर गए और इसी दौरान मेरी एक बहुत ही अच्छी सहेली की शादी हो गई थी। वो भी 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसे भी तांत्रिक बाबा के पास भेज दिया गया था। मगर वह जब वापस आई तो बहुत खुश हाल में नजर आ रही थी। मुझे लगा वह भी भाभी की तरह उदास और परेशान होगी और मुझे कोई और ही कहानी सुनाएगी। मगर वह तो कहने लगी उस पर तंत्र मंत्र का पढ़ना फूंक कर जो उसका इलाज किया गया है और बड़े अच्छे तरीके से वहां पर उसने 5 दिन गुजारे हैं, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। और ज्यादा हैरत की बात यह थी कि वह भी प्रेग्नेंट हो गई थी। सो वो अलग अलग बातें एक ही इंसान के बारे में बता रही थी। मैं बहुत ही उलझन का शिकार हो गई थी। मेरे लिए गांव से एक रिश्ता आया और जल्दी मेरी शादी भी तय कर दी गई थी। मैं अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी क्योंकि मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था। मेरी ससुराल में भी सभी लोग बहुत अच्छे थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जो दूसरों के साथ हुआ ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे ही मेरी शादी को 3 महीने गुजरे, हर तरफ से आवाज आने लगी, तुम्हारे यहाँ बच्चा कब पैदा होगा, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट कब होगी। कोई औरत हमारे घर आकर कहती, अगर तुम्हारी बहू 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो इसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाना। मैं इन सारी बातों से बड़ी परेशान हो गई थी और परेशान होकर अपने अनीता मैम के पास चली गई थी और उनको सारी बात बताकर उनसे राय मांगी। उन्होंने मुझसे कहा, ऐसा करना, अपनी शादी के 5 महीने पूरे होने के बाद तुम अपनी ससुराल वालों को झूठ बोल देना कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। मैं यह राय सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, ऐसे तो कुछ दिनों में मेरा राज खुल जाएगा और जब सब के सामने मेरा सच आएगा तो फिर मैं क्या करूंगी। अनीता मैम ने कहा, तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम वहां जाने से मना कर देना। मैंने दुखी होकर उनसे कहा कि आपकी तरह मुझे भी घर के अंदर कैद करके रखा जाएगा। आप तो बहुत मजबूत हैं मैम, लेकिन मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती। अनीता मैम ने हैरान होकर पूछा, फिर तुम क्या करोगी। मैंने उनसे कहा कि मैं तांत्रिक बाबा के पास जरूर जाऊंगी और जाकर सच का पता लगाऊंगी, आखिर वहां पर चल क्या रहा है। और मैं अपनी सास को भी कह दूंगी कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। रिवाज के मुताबिक मेरी सास और गांव की 2 औरतें मुझे अपने साथ लेकर तांत्रिक बाबा की कोठड़ी पर छोड़ने चली गई थी। रास्ते में मुझे मेरी भाभी मिल गई थी। वो इशारे से मुझे मना कर रही थी, वहां पर मत जाओ। मगर मैं इतने सालों से अपने अंदर जगी हुई जिज्ञासा और सवालों के जवाब जानना चाहती थी, इसलिए मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाने का कोई डर नहीं था। मैंने जैसे ही वहां पर कदम रखा तो मैं हैरान रह गई। मेरे पैर तो जैसे जड़वत हो गए। ये वो माहौल नहीं था जो मेरी शादी से पहले था। यहाँ पर सारी औरतें गीता का पाठ करती हुई नजर आ रही थी। चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। मैंने इससे पहले कभी भी तांत्रिक बाबा को देखा नहीं था। मैंने उनका सिर्फ नाम ही सुना था और जब देखा तो मैं दंग रह गई। उनके पास एक काला सा पत्थर रखा हुआ था और वह आंखें बंद करके बैठे हुए थे और यह सब देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि वह कुछ औरतों को फूंक मारकर कुछ दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जो कि मैं हैरान रह गई कि मेरे साथ मुझे तांत्रिक बाबा के कहने पर ही एक कमरे के अंदर 2 औरतें छोड़ आई थी। यह कमरा छोटा सा और सिंपल था। चारों तरफ चादर बिछी हुई थी। हर जगह जगह पर मोमबत्ती लगी हुई थी। सारे कमरे में मोमबत्ती से ही रोशनी हो रही थी। लेकिन इस खतरनाक कमरे में मुझे डर लग रहा था। लेकिन इस कमरे में मेरे अलावा कोई और मौजूद नहीं था। मैं यहाँ पर अकेली थी। मुझे अपनी दोस्त की बात पर यकीन आने लगा। यहाँ पर सिर्फ तंत्र मंत्र फूंक कर ही औरतों का इलाज किया जाता है। मेरी सास ने मुझे बताया था कि मुझे 5 दिन तक लगातार यहीं पर रहना है। मैं यहाँ पर जो कोई भी परेशानी मुझे नहीं हो रही थी।
यहाँ पर आराम से थी, लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी क्योंकि 5 दिन मुझे इसी कमरे में काटने थे। अब मुझे रात हो गई तो रात के समय मेरे पास एक लड़की मुझे खाना देने के लिए आई थी। उस लड़की के अलावा कमरे में अभी तक कोई और मुझसे मिलने नहीं आया था और ना ही इस बाबा ने मुझे बुलाया था। मैंने सोचा उसके पास ज्यादा भीड़ भाड़ थी, इसलिए शायद मुझे सुबह बुलाया जाए। यही सब सोचकर मैं सोने के लिए लेट गई। मैं बहुत गहरी नींद में चली गई थी जब आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ है, तो मेरी जान ही निकल गई थी। कमरे में बुरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। मेरे दिमाग में वह सब आने लगा जो भाभी कहा करती थी। इससे पहले मैं शोर मचाती, जो आदमी अंदर आया था उसके हाथ में मोमबत्ती थी। उस मोमबत्ती की रोशनी में जब उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो उसको देखकर मुझे सुकून मिला। वह और कोई नहीं बल्कि मेरा पति था। मैंने हैरान होकर अपने पति से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी हो और अपनी पत्नी के कमरे में रात को जाकर सो जाना। वो कहीं अकेली रात को यहाँ पर डर ना जाए, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया हूँ। तांत्रिक बाबा ने मुझे भेजा है। मुझे यह सुनकर बड़ी तसल्ली हुई कि वह तांत्रिक बाबा ऐसा नहीं है जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था। अगले दिन तांत्रिक बाबा ने मुझे और मेरे पति को सुबह सुबह अपने पास बुलाया और हम दोनों पर कुछ पढ़कर फूंक दिया। उसके बाद मेरे पति काम पर चले गए। उसके बाद मेरे पति ने मुझे मेरे ही कमरे में बने हुए मंदिर के आगे प्रार्थना करने के लिए कहा। फिर रात हुई तो मेरा पति मेरे पास आ गया था। मैं वहां का सारा माहौल देखकर बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन बस एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरे पति ने इतने ढेर सारे पैसे उस तांत्रिक बाबा को क्यों दिए? कहीं यह बाबा की फीस थी या कुछ और? तो मेरा पति कहने लगा कि अरे पागल, तांत्रिक बाबा हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उनकी कोई फीस नहीं है, लेकिन यह मैंने अपनी खुशी से उनको उपहार के लिए दिए हैं। यह रकम को जो मैंने जबरदस्ती दी है वो तो ले ही नहीं रहे थे ना। यह सब अपनी खुशी और हैसियत के मुताबिक उनको पैसे दे जाते हैं यहाँ पर लोग, और उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। बाबा जी इतने अच्छे हैं, तभी तो सारे गांव में तांत्रिक बाबा का नाम चलता है। तांत्रिक बाबा के पास 5 दिन तक मेरा इलाज चलता रहा। मुझे वहां पर पीने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती थी। तांत्रिक बाबा मुझ पर कुछ फूंकने भी आते थे, लेकिन मुझे नजर उठाकर तक नहीं देखते थे। भाभी की सारी बातें झूठ निकली थी। वो तो ऐसे रोती थी जैसे यहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा हो, जबकि मैंने देखा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पूरे 5 दिन वहां रहकर आ गई थी। मेरी सास और पति को पक्का यकीन था कि मैं बहुत जल्दी उनको प्रेग्नेंट होने की खबर सुना दूंगी, मगर 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मेरी सास और बाकी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे कि लगता है इन पति पत्नी के पाप कुछ ज्यादा ही हैं, जो तांत्रिक बाबा के इलाज के बावजूद भी ये दोनों माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। मैं बहुत परेशान थी और इसी परेशानी में अपने माता पिता के घर चली गई थी। वहां पर भाभी भी मौजूद थी और उनकी बेटी को जो वह खाना खिला रही थी। भाभी मुझे देखकर मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, वहां जाकर तुमने अपना शौक पूरा कर लिया? मैंने तुम्हें मना किया था तुम वहां पर मत जाओ, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनती हो। मैं तो पहले से ही बहुत परेशान थी। भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने भाभी से गुस्से में कहा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहां पर तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता, और जिसको बता बता कर आप इतना रो रही थी। वो तांत्रिक बाबा तो बहुत शरीफ इंसान है, वहां के लोगों का इलाज बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। मेरी बात सुनकर भाभी हंसने लगी और कहने लगी, तो फिर तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? अब तक तो तुम्हें प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था, और बाकी की लड़कियां वहां जाने के बाद प्रेग्नेंट क्यों हो गई? मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई? मेरे पास तो एक बेटी भी है। मैं भी तो तांत्रिक बाबा के पास गई थी ना। मेरे पास भाभी के सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं चुप रही।
भाभी मुझसे कहने लगी तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा भाभी आपको तो पता है हमारे गांव में डॉक्टर के पास नहीं बल्कि यहीं तांत्रिक बाबा के पास ही जाते हैं। मैंने आपकी बातों पर यकीन किया था और वहां पर चली गई थी। हाँ, ताकि वहां पर कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो मैं इसका सच सारे गांव वालों के सामने ला सकूं, लेकिन मुझे तो वहां कुछ गड़बड़ नजर ही नहीं आई। भाभी कहने लगी अब तुम देखना रोज तुम्हारे घर 2 औरतें आएंगी और जो तुमसे कहेंगी तुम्हारे पापों का पश्चाताप करने के लिए दोबारा तांत्रिक बाबा के पास चली जाओ। तुम नहीं भी जाना चाहोगी तो फिर भी यह सारे गांव वाले तुम्हें दोबारा वहां भेजने पर मजबूर कर देंगे और इस बार तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम मेरी यह सारी बातें लिख कर रख लो। मैं भाभी की सारी बातें सुनकर डर गई थी और अपने घर मतलब अपनी ससुराल वापस आ गई थी। लेकिन अब की बात जो कुछ हुआ जैसा भाभी ने कहा था, रोज हमारे घर कोई ना कोई औरत आती रहती और मेरी सास को पट्टियां पढ़ाती रहती। वही सब कुछ चल रहा था जिसके बारे में भाभी ने मुझे पहले ही बता दिया था। मैं इतने सारे हालात से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी क्योंकि अब मेरी सास के तेवर भी बदलने लगे थे और मुझे उनके तेवर से डर लगने लगा था। इसलिए एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि चलो दोबारा तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। अब तक भाभी की कही गई सारी बातें सच साबित हो रही थी और मैं और मेरे पति वहां पर गए तो तांत्रिक बाबा हमसे कहने लगा तुम्हारे पति के पाप तो बहुत कम हैं, लेकिन तुम्हारे पाप ज्यादा हैं जिसका पश्चाताप तुम्हें करना होगा, जिसके लिए तुम्हें लगातार 3 दिन और 3 रातों तक कमरे के अंदर बंद होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे प्रार्थना करनी है। मैंने कहा ठीक है, इसमें मेरे पति भी मेरा साथ देंगे। लेकिन तांत्रिक बाबा ने कहा नहीं, इस बार तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं देगा और ना ही वो कमरे में रुकेगा। यह बात सुनकर मेरे पसीने छूट गए थे। भाभी की कही गई हर बात सच साबित हो रही थी। न जाने क्या सच था और क्या झूठ था। वो जो मैं अपनी आंखों से पिछली बार देख चुकी थी, या वो सच था या जो मैं अब देख रही थी वो सच है। मैं अपने पति को रोकना चाहती थी मगर वो रुके नहीं और मुझे छोड़कर चले गए। मेरा दिल कह रहा था मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने साथ कुछ गलत होने का अंदेशा नजर आ रहा था। लेकिन मैं उठकर कमरे से चली गई जहां पर मुझे तांत्रिक बाबा ने जाने के लिए कहा था। मैं दोबारा वहीं आ गई थी जहां पर मैं पहली बार भी नहीं जाना चाहती थी और एक बार फिर से मैं उसी कमरे में आ गई क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए थे, क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी भाभी के कहने पर यहाँ आ गई थी और फिर मुझे सच का भी पता लगाना था। थोड़ी देर गुजरी थी कि तांत्रिक बाबा भी कमरे में आ गया था। मैंने कहा आप यहाँ क्या करने आए हैं? तांत्रिक बाबा ने मेरे करीब आते हुए कहा मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं डरकर पीछे हट गई और पूछने लगी तो आप मेरी मदद करेंगे? तांत्रिक बाबा कहने लगा हाँ मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ। तुम जरूर माँ बनोगी और अपने बच्चे को अपने हाथों से खिला सकोगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी। मैं तुमसे जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा ने जो मुझे शर्त बताई उसे सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। भाभी ने सच ही कहा था, वह इंसान नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा दरिंदा था। इंसान के रूप में एक छुपा हुआ भेड़िया था जो लोगों के साथ गलत कर रहा था। उसने मुझे गलत काम करने के लिए कहा था। मैंने जब इनकार किया तो वो कहने लगा इस तरह से तो तुम कभी भी मां नहीं बन सकती हो। रोज लोग तुम्हारे घर जाकर तुम्हें बेइज्जत करेंगे, तुमसे सवाल करेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी? उसने मुझे इतने बुरे तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किया कि मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था कि मैं उसकी बात मानने के बारे में सोचूं। वो खतरनाक हंसी हंसने लगा था। मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी। मैंने पूछा यकीनन तुम्हारे पास जो औरत आती होंगी तुम उनके साथ यही सब करते होंगे? तो उन्हें
इसी तरह से ब्लैकमेल करते होंगे, इसलिए वह बेचारी चुप हो जाती होंगी और अपनी इज्जत और शादी बचाने के खातिर इस गलत काम के लिए तैयार हो जाती होंगी। वो तांत्रिक बाबा कहने लगा, ऐसा ही है, जो लड़कियां मेरे पास आती हैं वह ज्यादा ही बेबस और लाचार होती हैं, जमाने और ससुराल की सताई हुई होती हैं। अगर उनके यहाँ बच्चा पैदा ना हो तो उनका तलाक हो जाएगा। इसी डर से वह मेरे पास आती हैं, मेरे बच्चों की मां बनकर अपनी शादीशुदा जिंदगी बचा लेती हैं। मेरी मानो तो तुम्हें भी अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मासूम गांव वालों को धोखा देते हुए यह रस्म रिवाज के नाम पर तुमने बहुत सी औरतों के साथ गलत काम किया है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। तो वह तांत्रिक बाबा हंसने लगा और कहने लगा, इस रिवाज की शुरुआत मेरे पिता ने की थी। वह अच्छी खासी कमाई करते थे, इलाज के नाम पर अय्यासी भी कर लिया करते थे। यह गांव वाले बहुत मासूम लोग हैं, इनको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इनको बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता। ये लोग तो पहले से ही बेवकूफ हैं, अपनी बहन बेटियों और पत्नियों को गैर मर्द के हवाले छोड़ जाते हैं। उस आदमी की बातें सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। उसने मुझे काफी सारी ऐसी बातें बताई जो हैरान करने वाली थी। वो आदमी जिसे सारे गांव वाले अपना सब कुछ मानते हैं, वह इतना घटिया हो सकता है, मैंने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जब पहली बार मैं आई तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अलग था। सब अब उसने अपनी असलियत क्यों नहीं दिखाई जब मैं पहले यहाँ आई थी? यही सवाल जब मैंने उससे पूछा तो तांत्रिक बाबा कहने लगा, मैंने पूरे गांव में अपनी खबरी औरतें फैलाई हुई हैं, जो एक तो मेरे बारे में लोगों का भरोसा जीत लेती हैं, दूसरा वह जानबूझकर उन लड़कियों के घर जाती हैं जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते थे। उन लड़कियों की सास और ससुराल वालों के दिमाग में यह बात बैठाती हैं कि वो उनको मेरे पास लेकर आ जाएं। इन्हीं औरतों की खबर से मुझे पता चला कि तुम इस नियत से मेरे पास आ रही हो ताकि तुम मेरी असलियत के बारे में जान सको। इसलिए मैंने अपना रूप बदल लिया था और अपनी कोठड़ी के हुलियों को भी बिल्कुल बदल दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर किसी तरह का भी शक करो, इसलिए मैंने तुम्हें शक करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उन औरतों को दोबारा तुम्हारे घर भेजा ताकि वो तुम्हें फिर से ताने देकर तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दें। तुम दोबारा यहाँ पर आने पर खुद मजबूर हो जाओ, और वही हुआ। आखिर तुम्हें औलाद के लिए यहाँ पर दोबारा आना पड़ा। अभी अगर तुम नहीं आती तो तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ कितना बुरा होता। तुम्हारी सास तुम्हें तलाक दिलवा देती। मैंने सोचते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी असलियत सारे गांव वालों को बता दूं तो वो तांत्रिक बाबा कहने लगा, तुम ऐसा करोगी तो बहुत पछताओगी, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। तुम्हें याद नहीं, शायद तुम इन गांव वालों के सामने मेरी तारीफ कर चुकी हो। यह बात तो वह बिल्कुल सच कह रहा था, ऐसा ही था। मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो वह बहुत खुश हुआ कि शायद मैंने उसकी शर्त मान ली है, मगर मैं उससे थोड़ा और आगे बढ़ी और कमरे के पर्दों को झट से हटा दिया। पर्दे के पीछे से गांव वाले लोग बाहर आ गए थे। उसके बाद तांत्रिक बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाजी इस तरह पलटी जा सकती है और मैं ऐसा भी कुछ कर सकती थी। ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो सबको एक साथ देखकर बुरी तरह से घबरा गया था। उसके पसीने छूटने लगे थे। मैं जब यहाँ पर 5 दिन रहकर गई थी तो सब लोगों ने मुझसे तांत्रिक बाबा के बारे में पूछा था। उस समय तो इस आदमी की हकीकत मैं नहीं जानती थी, इसलिए मैंने जो देखा था वही सब बता दिया। अगर मैं सबको सच बताती तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया कि इस आदमी की सच्चाई को सब अपनी आंखों से देख लेते और कानों से सुन लेते। इसी तरह उनकी आंखों पर पड़ा हुआ झूठ और अंधविश्वास की पट्टी भी खुल गई थी, जो काफी सालों से उनकी आंखों पर बंधी हुई थी। यह कमरा छोटा था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने पहले ही गांव के लोगों को पर्दे के पीछे छुपा दिया था और चारों तरफ 2-2 लोग खड़े हुए थे। गांव के कुछ 2-3 जवान आदमी थे और 1-2 बूढ़े थे और 2-3 औरतें भी मौजूद थी। मैं इन सब लोगों को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लेकर आई थी।
मैंने इन लोगों से पहले ही बात कर ली थी और बड़ी मुश्किल से इन लोगों को अपने साथ यहाँ लाने के लिए राजी किया था, क्योंकि ये लोग तो अपने तांत्रिक बाबा के बारे में कुछ गलत सुनना या मानने को तैयार नहीं थे। मुझे झूठा साबित करने के लिए ये लोग यहाँ पर आ गए थे। मैं अगर खुद बताती तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैं इस आदमी के मुंह से बातों ही बातों में मैंने सारी सच्चाई उगलवानी चाहती थी। मैंने इस ढंग से इससे बात की कि अपने गुनाह खुद अपने मुंह से कबूल कर ले। इस आदमी ने अपने गुनाहों की सच्चाई अपने मुंह से कह दी थी और सारे लोगों ने सुन भी ली थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था। मेरे पति ने आगे बढ़कर तांत्रिक बाबा की पिटाई शुरू कर दी। बाकी सारे मर्द भी उसके साथ मिल गए थे। औरतों ने भी उन औरतों को पकड़ लिया था जो सारे गांव में फसाद फैलाती थी। मैंने यह सब अपनी भाभी के कहने पर किया था और मैं खुश थी कि इस झूठे और ढोंगी तांत्रिक बाबा की असलियत मैंने सारे गांव के सामने लाकर खोल दी थी। अनीता मैम को जब यह बात पता चली तो वह खुशी से उछल पड़ी और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वह कहने लगी, जिस काम की हिम्मत में सारी जिंदगी नहीं कर पाई वह काम तुमने कर दिया। मेरी फ्रेंड ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया, मुझसे माफी मांगने लगी। उस समय वह बहुत डर गई थी, इसलिए उसने मुझे बाबा की असलियत नहीं बताई थी। उसे नाटक करना पड़ा क्योंकि इस तांत्रिक बाबा ने उसे तलाक की धमकी दी थी, तो वो इस बाबा के कहने के मुताबिक मजबूर हो गई थी। जैसा उससे कहा जा रहा था वैसा वो कर रही थी। मैंने कहा, सबको असली बात पता चल गई है, लेकिन इस सारे शुक्रिया की हकदार मेरी भाभी है, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए राजी किया था, हिम्मत और हौसला दिया था। सारे गांव वालों की अकल ठिकाने आ चुकी थी और उन्होंने ठान लिया था कि अब कभी अपनी बेटियों बहनों को किसी गलत आदमी के हवाले नहीं करेंगे। उस दिन के बाद सारे गांव का माहौल ही बदल कर रह गया। सारे गांव वाले समझदार हो गए थे। उन्होंने अपने घर की बेटियों को शिक्षा देना भी शुरू कर दिया था। अब हमारे गांव के लोग भी काफी समझदार हो गए और कुछ महीनों बाद मैं भी एक प्यारे से बच्चे को की मां बन गई थी। एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। तांत्रिक बाबा को तो पुलिस के हवाले कर दिया गया था और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई गई थी। अब गांव के सारे लोग और औरतें बड़ी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।